विनीता का फ़ोन था। भाभी, उदय भैया बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, हो सके तो आ जाइए। पिताजी बाहर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि उदय का नाम और बीमारी की खबर उनके कानों तक पहुँचे। माँ के बाद अब ले देकर पिताजी ही तो बचे थे, अतः मैं उन्हें जरा सा भी दुख नहीं देना चाहती थी। माँ की मौत पर वह कैसे बिलख बिलख कर रो रहे थे। मैं ही तेरी माँ की मौत का जिम्मेदार हूँ। मैंने ही सही समय पर डॉक्टर को नहीं बुलाया, इसी कारण तेरी माँ का निधन हो गया। मैं जानती थी कि माँ दवा समय पर ना मिलने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बेटी के दुख के गम में मरी थी। पिताजी न्यूज़पेपर पढ़कर उठे उससे पहले मैंने मालती से न केवल नाश्ता तैयार करवा लिया, बल्कि अपनी जबलपुर जाने की योजना भी तैयार कर ली थी। पड़ोस की नीलम चाची से एक दो दिन पिताजी और आरव का ख्याल रखने को कहकर मैंने पापा को सूचना दी कि मुझे कॉलेज के काम से रांची जाना है। सोचती हूँ आज ही निकल जाऊं। पिताजी ने खास पूछताछ नहीं की, क्योंकि कॉलेज के काम से मेरा अक्सर रांची या फिर बाहर आना जाना होता ही था। एक बैग में 4 जोड़ी कपड़े डालकर मैं सीधे बैंक गई, रुपए निकाले और जबलपुर जाने वाली पहली ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके साथ भागते पेड़, खेत, खलिहान, नदियाँ आदि सब पीछे छूटते जा रहे थे। सीट पर बैठे बैठे ही मैंने आंखें मूंद ली। ख्यालों में उदय और विनीता के चेहरे आंखों के सामने आकर ठहर गए थे। कॉलेज का वार्षिक समारोह चल रहा था। प्रिंसिपल ने म्यूजिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। विनीता उदय का परिचय मुझसे करवाते हुए बोली थी, इनसे मिलो, ये मेरे उदय भैया हैं। विनीता का वाक्य पूरा होते ही मैंने हाथ जोड़ दिए तो नमस्कार का उत्तर देते हुए उदय बोले, तो आप है संध्या। वनीता से आपके बारे में इतना सुन चुका हूँ कि आपकी पूरी जन्म पत्री मेरे पास है। वनीता अक्सर मुझसे मजाक करती है कि संध्या ऐसा क्या है तुझ में जो लोग देखते ही तुझ पर फिदा हो जाते हैं। भैया को देख, जब से तुझसे मिलकर गए हैं किसी न किसी बहाने तेरा जिक्र छेड़ देते हैं। मैं भी पूरी तरह उनके सुदर्शन और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन कॉफी हाउस में मेरे मुंह से निकल गया, उदय, आप दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं। विजयी मुस्कान चेहरे पर बिखेर कर वह बोले, जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता वो अपनी इज्जत क्या करेगा। उसे तो इज्जत की परिभाषा भी नहीं मालूम होगी। खास तौर से जिसे औरत की इज्जत नहीं करनी आती, उससे मुझे नफरत होती है। सुनते ही मन झंकृत हो उठा था। उस कच्ची वयस में मन आंदोलित हो उठा था। उदय और मैं रोज मिलने लगे थे। इस दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया और हमने शादी करने का फैसला ले लिया, पता ही नहीं चला। जिस दिन मैंने माँ और पिताजी को अपना फैसला सुनाया, पिताजी को अच्छा नहीं लगा था। मुझे समझाने के विचार से बोले थे, संध्या, जिंदगी औपचारिकताओं से नहीं जी जाती है। जीने के लिए साफ सुथरी स्फटिक्स से शीला पैरों के नीचे होनी चाहिए, वरना आदमी फिसलन से औंधे मुंह गिरता है। पिताजी, उदय ऐसा नहीं है। कितना जानती हो उसे? मात्र 2-3 महीने की दोस्ती किसी आदमी को समझने के लिए काफी नहीं होती। तब तो नहीं माना था मैंने, लेकिन जैसे जैसे परिचय की गांठें खुलने लगी, वैसे वैसे ताज्जुब होने लगा कि मैं अपनी आंखों पर कैसा सम्मोहन का पर्दा डाले हुए थी। सुहाग की सेज पर ही यह सम्मोहन पर्दे को चीरता हुआ बिखर गया था, जब उदय ने उद्वेग से भरे मेरे शरीर को मरोड़ते मसलते मेरे यौवन का आनंद उठाते हुए सवाल किया था, वह लड़का कौन था जिसने तुम्हारे रूप की प्रशंसा में कोरस गाया था। मैंने कई बार सफाई दी, लेकिन मेरा हर शब्द उदय के अनर्गल संभाषण में डूबता चला गया। सुबह जब उदय रूम से बाहर निकले तो रिश्ते की नंदों देवरानियों ने उन्हें घेर लिया था। मैंने उस सुबह खुद को बाथरूम में कैद कर लिया था। रोने के लिए यही जगह सबसे सुरक्षित थी। ना कोई रोकने वाला था और ना ही टोकने वाला। 2-3 दिन तक रिश्तेदारों की आवभगत और शादी के रीति रिवाज संपन्न करने में ही बीते। उदय के पापा नहीं थे। माँ अक्सर बीमार रहती थी। वनिता ही प्रधान बनी हुई थी। चौके से लेकर रिश्तेदारों की हर छोटी बड़ी फरमाइश को
संपूर्ण करती विनीता के चेहरे पर ना शिकन थी, ना ही थकान। मैं उसका हाथ बटा रही थी। कुल मिलाकर अच्छा माहौल था। दोपहर के समय न्यूज़पेपर के पन्ने पलटते हुए उदय ने पूछा, फिल्म देखने चलोगी संध्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुलमोहर थिएटर में पारिवारिक फिल्म चल रही है, वही देखेंगे। थिएटर के बाहर भीड़ जमा थी। औरतों की छोटी लाइन देखकर मैंने सुझाव दिया कि लेडीज लाइन में खड़े होकर मैं टिकट ले लेती हूँ। उदय मेरे इर्द गिर्द ही मंडराते रहे। अचानक टिकट पकड़ाते समय विक्रेता का हाथ मेरे हाथ को छू गया। ये देखते ही उदय भड़क उठे और ऐसा हंगामा खड़ा किया कि लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैंने उदय को शांत होने के लिए कहा कि वो मात्र संयोग था, लेकिन उन्होंने तो जैसे कुछ भी न सुनने की कसम खाई थी। थिएटर में भी उनका बड़बड़ाना जारी था। मैंने पूरी पिक्चर रोते हुए देखी। घर लौटे तो सिनेमा हॉल में घटी घटना का पूरा विवरण माँ को सुना दिया। माँ इशारे से उन्हें रिश्तेदारों की मौजूदगी का एहसास कराते हुए विषय बदलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह बार बार उसी घटना को दोहराकर मुझे बेवकूफ़ सिद्ध करने पर तुले रहे। छोटी सी बात थी, इस तरह भड़कने और भड़क कर ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी? लोगों का क्या, सभी मुझे अपमानित देख मजे लूट रहे थे। कुछ देर बाद शांति स्थापित हो गई, लेकिन मेरा मन उद्विग्न था। रात को अतरंग क्षणों में उदय मुझे बाहों में भरकर रोने लगे। मुझे माफ कर दो संध्या, तुम्हें कोई देखता है या तुम किसी की प्रशंसा करती हो तो मुझे ना जाने क्या हो जाता है। हल्की हल्की आवाज में उनका बोलना यूं लग रहा था जैसे सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंदें पड़ती है और ऊपरी सतह के भीगते ही माटी महकने लगती है। प्रेम एक अद्भुत उपहार है, मिले तो इसे तुरंत लपक लेना चाहिए। और जिस प्रेम की जड़ें अंतःस्थल में कहीं गहरे तक बैठी हो, उन्हें उखाड़ फेंकना इतना सरल भी तो नहीं होता। मैं धीरे धीरे चुपचाप इनकी बाहों में सिमटती चली गई। माँ अक्सर बुलावा भेजती, लेकिन मैं टाल देती थी। उदय के व्यवहार को लेकर मन में डर समाया हुआ था। कहीं माँ और पिताजी के सामने लड़ाई झगड़ा डांट डपट शुरू कर दी तो बात बेबात तू तड़ाक पर उतर आते थे। उस दिन भी यही हुआ था। उदय घर के बाहर बाइक पार्क कर रहे थे, तभी एक कार चालक उन पर कीचड़ उछालता हुआ आगे निकल गया। उदय अपने असली रूप पर उतर आए थे। बेटी और दामाद के सत्कार के लिए दरवाजे पर खड़ी माँ और पिताजी क्या हुआ कहते हुए घर से बाहर निकल आए और भीड़ को तितर बितर कर दामाद को घर के भीतर ले गए थे। कबर्ड में से सिल्क का कुर्ता पजामा निकालती माँ के पीछे खड़े पिताजी के धीमे स्वर में कहे शब्द मेरी चेतना झकझोरते चले गए थे कि कितने गलत इंसान से ब्याह किया है संध्या ने। मुझे तो लगता है कि उदय मानसिक रोगी है। अपने पति का किसी दूसरे व्यक्ति के मुंह से, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, अपमान होते देख कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक सप्ताह रहने का प्रोग्राम एक दिन में ही खत्म कर मैं घर लौट आई थी। पहुंचते ही माँ ने बताया कि प्रिंसिपल का फोन आया था। पूछ रहे थे कि संध्या कब ज्वाइन कर रही है। दिन रात की नोक-झोंक से विक्षुब्ध हो उठा था मन। कागज और रजिस्टर तैयार करके मैंने उदय को ड्यूटी पर जाने की सूचना दी तो उनके चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाएं उभर आई। बोले, संध्या तुम घर से निकलोगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। लोग ना जाने कैसी कैसी निगाहों से घूरेंगे तुम्हें। मैंने उदय को याद दिलाया कि 1 महीने की छुट्टी समाप्त हो चुकी है, इससे ज्यादा मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑफिस जाते समय मैं तुम्हें छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा, लौटते समय तुम्हें लेता चला आऊंगा। और विनीता, मैं अच्छी तरह जानती थी कि शादी से पहले उदय और विनीता एक साथ आया जाया करते थे। हम दोनों पति पत्नी एक साथ घर से निकले और वह अकेली जाए, क्या यह अच्छा लगेगा? उसकी टेंशन मत लो, वह आत्मनिर्भर है, अपने आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी। पति का स्वभाव शक, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध से सराबोर है, ये मैं अच्छी तरह जानती थी और मन ही मन संकल्प भी ले चुकी थी कि उनके इन दुर्गुणों को निकाल पाई तो खुद को धन्य समझूंगी। एक बार विश्वास की जड़ें जम जाएगी तो जीवन सहज रूप से जिया जा सकता है। यही सोचकर पति की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बनने की धुन में उनके मुंह से निकलती हर बात को संपूर्ण करती चली गई थी। समय चक्र बदला। वनीता का विवाह तय हो गया। अजय डॉक्टर थे, अच्छा खासा खाता पीता अमीर घराना था।
उन्हीं कुछ दिनों में मैंने अपने शरीर में कुछ बदलाव भी महसूस किए थे। तबीयत गिरी-गिरी सी रहती थी, जी मिचलाता था, वजन भी घटता जा रहा था। एक दिन मुझे उल्टियाँ करते देखा तो उदय झल्लाने लगा, "इतना क्यों खाती हो जो हजम नहीं होता?" अनुभवी माँ ने मुझसे कुछ निजी प्रश्न पूछे, फिर हंसती, "ये उल्टियाँ बदहजमी की वजह से नहीं, मुझे तो लगता है खुशखबरी है।" सुनकर उदय के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह मुझे डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पर ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने जैसे ही मुझे प्रेग्नेंट घोषित किया, उदय के चेहरे का रंग उड़ गया। वह इस न्यूज़ को सुनकर खुश नहीं थे। तुरंत डॉक्टर शर्मा के सामने अपने मन की बात जाहिर कर दी थी। "डॉक्टर, हमें यह बच्चा नहीं चाहिए।" "क्यों?" "परिस्थितियां ही कुछ ऐसी है कि हम बच्चे की जिम्मेदारी को उठाने के लिए सक्षम नहीं हैं।" उदय के चेहरे पर बेचारगी के भाव देखकर मैं हैरान रह गई थी। वह सृजनकर्ता, मैं धरती। बीज को पुष्पित पल्लवित होने से पहले ही उसे समूल उखाड़ कर फेंक देने को तत्पर। काश मेरे पति ने मुझसे तो पूछा होता कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही डॉक्टर शर्मा ने उनकी बातों को अनसुनी करते हुए जवाब दिया, "उदय जी, आपके घर 2 साल बाद उम्मीद की किरण फूटी है। अपने इस अंश को सहेज संभाल कर रखिए। आने दीजिए उसे इस दुनिया में।" भुनभुनाते हुए उदय घर पहुंचे। जूते की नोक से दरवाजे को धक्का दिया तो वह चरमराकर खुल गया। उस पर माँ और विनीता उनके इस रूप को देखकर सहम गए थे। उदय से पूछताछ की तो आंखें तरेर कर बोले, "संध्या प्रेग्नेंट है।" खुशी के अतिरेक में विनीता ने मुझे गले से लगा लिया था। माँ ने उठकर बेटे का मस्तक चूम लिया और बधाई देते हुए बोली, "ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। इस खुशखबरी को सुनने के लिए कब से कान तरस रहे थे।" आनन फानन में माँ ने ना जाने कितनी तैयारियां कर डाली। उधर उदय कुछ और ही सोच रहे थे। माँ की बातें सुनकर उन्होंने अपना आखिरी अस्त्र फेंका, "बराबरी तो हर समय करती हो तुम औरतें, लेकिन अकल पासंग भर नहीं है। संध्या तो कम अकल है, लेकिन आप तो समझ सकती हैं कितने खर्चे हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं सिर पर। अभी तो विनीता का ब्याह भी करना है, घर की मरम्मत करवानी है। अगर संध्या की तबीयत यूं ही गिरी गिरी रहेगी तो इसकी जॉब भी जाती रहेगी। जो थोड़ा बहुत कमाती है वह भी निकल जाएगा हाथ से।" माँ ने भाग्य और तकदीर का हवाला दिया तो उदय बोले, "वह बीते जमाने की बात थी, अब ऐसा नहीं होता।" माँ की हिदायतों, मेरी गुजारिशों और वनिता की सिफारिशों के बावजूद वह चोरी छिपे डॉक्टरों से मशवरा करके मेरा अबॉर्शन करवाने के लिए प्रयास करते रहे। खेल भी खुद खेलते थे, पासा भी खुद ही फेंकते थे। सही कहा है किसी ने कि मानवता का स्वरूप पुरुष है और पुरुष स्त्री को स्त्री के लिए ही परिभाषित करता है। वह स्त्री को स्वतंत्र व्यक्ति नहीं मानता। स्त्री अपने बारे में वही सोच सकती है और बन सकती है जैसा पुरुष उसको आदेश देगा। आरव को मेरी ही कोख से जन्म लेना था, इसीलिए शायद डॉक्टरों ने एकमत होकर उदय को मेरा अबॉर्शन न करवाने की सलाह दी थी। उस पल उदय के व्यवहार ने मेरे विश्वास की निधि को खोकर मेरे अंदर अविश्वास का पहाड़ जमा कर दिया था। विनीता की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। हालांकि विनीता के ससुराल पक्ष से दहेज की कोई मांग नहीं रखी गई थी, लेकिन मान सम्मान और बारातियों की आवभगत की अभिलाषा सभी को होती है। मेरा और माँ का रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ और बेटी का था। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की दुख तकलीफ बिना कुछ कहे ही पहचान लेते थे। इस वक्त भी माँ की मजबूरी में समझ रही थी। पैसा पास ना हो तो मन छोटा होता है। उदय इस पूरे मामले में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। सुबह मेरे साथ निकलते, शाम को मुझे घर छोड़कर दोबारा निकल जाते। कहाँ जाते यह कई बार पूछने पर भी उन्होंने कभी नहीं बताया। विनीता क्या कहती, बेचारी जॉब करके जितनी रकम जमा की थी वह उदय के अकाउंट में थी। मैंने मायके से लाए कंगन, हीरे के कर्णफूल और सोने के 2 हार माँ की गोद में रख दिए। कुछ साड़ियाँ भी ऐसी थी जिनकी तह भी नहीं खुली थी, क्योंकि उदय को मेरा ज्यादा घूमना फिरना, सजना संवरना पसंद नहीं था। वे भी माँ को दे दी। शॉपिंग, हलवाइयों, कैटरर्स से बातचीत की, कार्ड छपवाने और बांटने तक का पूरा काम मेरे जिम्मे था। उदय की तटस्थता अजीब थी। वह तो ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे शादी उनकी बहन का नहीं, किसी दूसरे की बहन का था। माँ के आग्रह पर अब सुबह शाम पिताजी आ जाते थे।
पिताजी के साथ उनकी कार में बैठकर मैं बाहर के काम निपटा लिया करती थी। माँ घर और चौके की देखभाल कर लिया करती थी। बहू के अति विनम्र स्वभाव को देखकर माँ आशीर्वादों की झड़ी लगाकर मुक्त कंठ से मेरी माँ से सराहना करती। बहन जी, जितना सुंदर संध्या का तन है, उतना ही सुंदर मन भी है। संध्या जैसी बहू तो सबको नसीब हो। विनीता का ब्याह हो गया। माँ और पिताजी घर लौट रहे थे। माँ ने एक बार फिर मेरी प्रशंसा मेरी माँ से की, तो माँ के जाते ही उदय के अंतःस्थल में दबा विद्रोह का लावा फूट पड़ा था। वाह वाही बटोरने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अपने गहने क्यों दे दिए तुमने विनीता को? मैंने उदय के साथ उसके परिवार को भी अपनाया था। फिर इस परिवार में माँ और बहन के अलावा था भी कौन? दोनों से दुराव की वजह भी क्या थी? मैंने सफाई देते हुए कहा, गहने किसी पराये को नहीं, अपनी ननद को दिए हैं। विनीता तुम्हारी बहन है। उदय, गहनों का क्या, दोबारा बन जाएंगे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते संध्या, मेहनत करनी पड़ती है। मैं अब भी उनके मन में उठते उद्गारों से अनजान थी। चेहरे पर मायूसी के भाव तिराए थे। रूंधे गले से बोले, इन लोगों ने मुझे कब अपना समझा? हमेशा गैर ही तो समझा, जैसे मैं कोई पैसा कमाने की मशीन हूँ। उन दिनों 8 बजे दुकानें खुलती थी। सुबह जाकर मामा की आड़त की दुकान पर बैठता, वहां से सीधे दोपहर को स्कूल जाता। तब तक घर का कामकाज निपटाकर माँ दुकान संभालती थी। शाम को स्कूल से लौटकर फिर दुकान पर बैठता, क्योंकि मामा शाम को किसी दूसरे दुकान पर लेखागिरी का काम संभालते थे। इन लोगों ने मेरा बचपन छीना है। खेल के मैदान में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखता तो माँ की गोद में सिर रखकर कई बार रोया था मैं, लेकिन माँ हर समय चुप्पी ही साधे रहती थी। मनुष्य कभी आत्मविश्लेषण नहीं करता, और अगर करता भी है तो हमेशा दूसरों को ही दोषी समझता है। उदय इन सब बातों का रोना मुझसे कई बार रो चुके थे। अपनी सकारात्मक सोच और आत्मबल की वजह से मैं अलग होने में नहीं, हालात से सामंजस्य बनाने की नीति में विश्वास करती थी। हमेशा की तरह मैंने उन्हें एक बार फिर समझाया। माँ की विवशता परिस्थिति जन्य थी विदय। असमय विधवा के बोझ तले दबी माँ को समझौतावादी दृष्टिकोण मजबूरी से अपनाना पड़ा होगा। जिसके सिर पर छत नहीं, पांव तले जमीन नहीं थी। देवर जेठ नंदो सभी ने संबंध विच्छेद कर लिया था, तो भाई से क्या उम्मीद करती? माँ को सहारा देकर उनके बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी की, उन्हें आर्थिक और मानसिक संबल प्रदान किया। ऐसे में यदि माँ ने बेटे से थोड़े योगदान की उम्मीद की तो गलत क्या किया? आखिर मामा का अपना भी तो परिवार था, और फिर माँ भी तो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी थी। यही क्या कम बात है कि अपने सीमित साधनों और विषम परिस्थितियों के बावजूद माँ ने तुम्हें और विनीता को पढ़ा लिखाकर इस योग्य बनाया कि आज तुम दोनों समाज में मान सम्मान के साथ जीवन जी रहे हो। सुनते ही उदय आपे से बाहर हो गए। गलती की जो तुमसे अपने मन की बात कह दी। और एक बात ध्यान से सुन लो, मुझे माँ ने नहीं पढ़ाया। जो कुछ बना हूँ अपने बलबूते और मेहनत से बना हूँ। उस दिन उदय की बातों से उबकाई सी आने लगी थी मुझे। पानी के बहाव को देखकर बात करने वाले उदय में आत्मबल तो था ही नहीं, सोच भी नकारात्मक थी। इसीलिए आत्महीनता का किंचुड़ ओढ़ दूसरों में मीन मेख निकालता। चिड़चिड़ाना उन्हें अच्छा लगता था। खुद दोस्ती करते नहीं थे, दूसरों को हंसते बोलते देखते तो उन्हें कुढ़न होती थी। वनीता अक्सर घर आती थी, कभी अकेले, कभी अजय जी के साथ। नहीं आती तो मैं बुलवा भेजती थी। उसके आते ही चारों ओर खुशी पसर जाती थी। माँ का झुर्रीदार बेरौनक चेहरा खिल जाता माँ का झुर्रीदार बेरौनक चेहरा खिल उठता। लेकिन बहन के आते ही भाई के चेहरे पर सिलवटे और माथे पर बल पड़ जाते थे। जब तक वह घर रहती, उदय यूं ही तनावग्रस्त रहते थे। वनीता की शादी के कुछ समय बाद ही माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। मेरा प्रसव काल भी निकट आता जा रहा था। माँ को बिस्तर से उठाना बिठाना काफी मुश्किल लगता था। मैंने उदय से माँ के लिए एक नर्स रखने के लिए कहा तो उबल पड़े। जानती हो कितना खर्चा होगा? अगले महीने तुम्हारी डिलीवरी होगी। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम जो चाहो कर लो। घर खर्च मेरी सैलरी से चलता था। मैंने कभी भी खुद को इस घर से अलग नहीं समझा, ना ही कभी उदय से हिसाब मांगा। विनीता की शादी पर भी अपने प्रोविडेंट फंड में पैसा निकाला था।
फिर इस संकीर्ण मानसिकता की वजह क्या थी? किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। माँ के इलाज के लिए पैसे पैसे को रोने वाले बेटे को चमचमाती हुई कार दरवाजे के बाहर पार्क करते देखकर कोई पूछ भी क्या सकता था। डॉक्टर अजय ही माँ की देखभाल करते रहे थे। कुछ ही दिनों बाद माँ ने दम तोड़ दिया। मैं फूट फूट कर रो रही थी। एकमात्र संबल जिसे कंधे पर सिर रखकर मैं अपना सुख दुख बांट सकती थी, वह भी छिन गया था। माँ ढांढस बंधा रही थी। पिताजी, विनीता और अजय जी दोस्तों परिजनों की सहानुभूतियां बटोर रहे थे। दुनिया ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर जातियों में बटा हमारा समाज आज भी 19वीं सदी में जी रहा है। ब्याह शादियों में कोई आए न आए, मृत्यु के अवसर पर जरूर पहुंचते हैं। धीरे धीरे यहाँ भी लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। माँ, पिताजी, विनीता, अजय यही हमारे घर पर ठहरे हुए थे। उदय घर में रहकर भी घर पर नहीं थे। एक बार वही तटस्थता उन पर फिर हावी हो चुकी थी। जब मौका मिलता घर से बाहर निकल जाते और जब वापस लौटते तो उनकी सांसों से आती शराब की बदबू पूरे वातावरण को दूषित कर देती। प्रबंध से लेकर पूरी सामाजिकता अजय जी ही निभा रहे थे और यह सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये सोचकर कि माँ बेटे की माँ थी, उदय को उन्होंने जन्म दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया था, तो माँ के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक दिन पंडितों के लिए कपड़े, खाद्यान्न, हवन के लिए नैवेद्य आदि लाते हुए अजय जी को देखा तो बरसों का उबाल हांडी में बंद दूध की तरह उबाल खाने लगा। ये सब काम आपको करने चाहिए उदय। अजय जी इस घर के दामाद हैं, फिर भी कितनी शांति से दौड़ भाग में लगे हुए हैं। मैं शुरू से ही जानता था तुम्हें ऐसे ही लोग पसंद है, जो औरतों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और खास करके तुम्हारी जी हुजूरी करते हैं। फिर माँ और पिताजी को संबोधित करके बोले, अजय जैसा लड़का ढूंढ दीजिए अपनी बेटी को। और धड़धड़ाते हुए वह कमरे से बाहर निकल गए। उदय का ऐसा बर्ताव मैं कई बार देख चुकी थी, बर्दाश्त भी कर चुकी थी। कई बार दिल में अलग होने का ख्याल भी आया था, लेकिन कर्तव्य व प्रेम के दो पार्टों में पिसकर वह चूर चूर हो गया। उदय के झूठ, दंभ और पशुता को मैं इसलिए पीठ पर लादे रही कि समाज में मेरी इमेज एक सुखी पत्नी की बनी रहे। लेकिन उदय ने इन बातों को कभी नहीं समझा। वहां आए रिश्तेदारों के सामने माँ की मृत्यु के मौके पर वह मुझे इस तरह जलील करेंगे, ऐसी आशा नहीं थी मुझे। 13वीं के दिन शाम के समय माँ और पिताजी ने मुझे साथ चलने के लिए कहा, तो सभ्य रहने की दीवार जो मैंने आज तक खींच रखी थी धीरे से ढह गई। पूरी तरह प्रतिक्रिया विहीन होकर जड़ संबंधों को कोई कब तक ढो सकता था। चुपचाप चली आई थी माँ और पिताजी के साथ। इसे औरत की मजबूरी कहे या मोह, जाल में फंसने की आदत बरसों तक त्रासदी और अवहेलना के दौर से गुजरने के बाद भी उसी चिर परिचित चेहरे को देखने का ख्याल बार बार आता था। गुस्से से पागल हुआ उदय, नफरत भरी दृष्टि से मुझे देखता उदय, माँ को खरी खोटी सुनाता उदय, विनीता को दुत्कारता, अजय जी का अनादर करता उदय। माँ और पिताजी सुबह शाम की सैर को निकल जाते तो मुझे तिनके तिनके जोड़कर बनाया अपना घरौंदा याद आता। एकांत और अकेलापन जब असहनीय होता तो दौड़कर विनीता को फोन मिला लेती। विनीता एक ही उत्तर देती कि सागर में से मोती ढूंढने की कोशिश मत करो संध्या। उदय भैया अपनी एक सहकर्मी माला के साथ रहकर मुक्ति पर्व मना रहे हैं। हर रात शराब के गिलास खनकते हैं और वह दिल खोलकर तुम्हें बदनाम करते हैं। आरव के जन्म के वक्त भी उदय का इंतजार करती रही थी। पदचाप और दरवाजे के हर खटके पर मेरी आंखों में चमक लौट आती, लेकिन उदय नहीं आए। विनीता अजय जी के साथ आई थी। मेरी पसीने से भीगी हथेली को अपनी मजबूत हथेली के सिकंजे से धीरे धीरे खिसकते देख बोली, मृग तृष्णा में जी रही हो तुम संध्या। उदय भैया नहीं आएंगे, न ही किसी प्रकार का संपर्क ही स्थापित करेंगे तुमसे। जब तक तुम थी तब तक कॉलेज तो जाते थे, परिवार के दायित्व तो चाहे ना निभाए, अपनी देखभाल तो करते ही थे। आजकल तो नशे की लत लग गई है उन्हें। विनीता चली गई। माँ मेरी देखभाल करती रही। लोग मुबारक देते, साथ ही उदय के बारे में प्रश्न करते तो मैं बुझ जाती। माँ के कंधे पर सिर रखकर रोती। आरव के सिर से उसके पिता का साया छीनकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है माँ,
जिसके पास संतुलित आचरण का अपार संग्रह ना हो, जो झूठ और सच, न्याय अन्याय में अंतर ना कर सके, वो समाज में रहकर भी समाज का अंग नहीं बन सकता, ना ही किसी दृष्टि में सम्मानित बन सकता है। पिताजी की चिढ़ उनके शब्दों में मुखर होती थी। माँ पुराने विचारों की थी, मुझे समझाती, बेटी यह बात तो नहीं कि तूने प्रयास नहीं किए, लेकिन जब इतने कोशिशों के बाद भी तुझे तेरे पति से मंजूरी नहीं मिली तो क्या करती। साय की ओट में दम घुटने लगे तो ऐसे साय को छोड़ खुली हवा में सांस लेने में ही समझदारी है। लेकिन जगह जगह उसे पिता के नाम की जरूरत पड़ेगी तब। अब वह जमाना नहीं रहा जब जन्म देने वाली माँ का नाम सिर्फ हॉस्पिटल के रजिस्टर तक ही सीमित रहता था और स्कूल, जॉब, शादी के समय बच्चे की पहचान पिता के नाम से होती थी। आज कानूनन इन सभी जगहों पर माँ का नाम ही पर्याप्त है। माँ की मृत्यु पर भी उदय नहीं दिखाई दिए थे। विनीता और अजय जी ही आए थे। मैं समझ गई, जिस व्यक्ति ने मुझसे संबंध विच्छेद कर लिया वह मेरी माँ की मृत्यु पर क्यों आने लगा। जाते समय विनीता ने धीरे से बतला दिया था, आजकल उदय भैया सुबह से ही बोतल खोलकर बैठ जाते हैं। मैंने 100 बार समझाया और उन्होंने न पीने का वादा भी किया, लेकिन फिर शुरू हो जाते हैं। फिर एक सर्द आह भरकर बोली, लीवर खराब हो गया है पूरी तरह। अजय जी काफी ध्यान रखते हैं उनका, लेकिन कुछ परहेज तो भैया को भी रखना चाहिए। सोच के अपने बयावान में भटकती, कब मैं जबलपुर पहुंची पता ही नहीं चला। तंद्रा तो मेरी तब टूटी जब किसी ने मुझे स्टेशन आने की सूचना दी। लोगों के साथ ट्रेन से उतरकर मैं स्टेशन से सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। विनीता पहले से ही मौजूद थी। अजय डॉक्टरों के साथ बातचीत में उलझे थे। मैंने उदय के बिस्तर के पास पड़े स्टूल पर ही रात काट दी। सच कहूं तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरा मन सारी रात ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा। सुबह विनीता ने चाय पीकर मुझे जबरदस्ती घर के लिए ठेल दिया। उदय तब भी दवाओं के नशे में सोए हुए थे। घर आकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। परायेपन की गंध हर ओर से आ रही थी। नहा धोकर आराम करने का मन बना ही रही थी, पर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ रहा था। घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंची तो उदय नींद से जाग चुके थे। विनीता के साथ बैठे चाय पी रहे थे। मुझे देखकर भी कुछ नहीं बोले। मैंने धीरे से पूछा, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। उनका जवाब ठंडे लोहे की तरह लगा। किसी के बारे में कुछ पूछताछ नहीं की, यहाँ तक कि आरव के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। विनीता ही कमरे में मौन तोड़ती रही। हम दोनों के बीच पुल बनाने का प्रयास करती रही। डॉक्टरों की आवाजाही जारी थी। सारे दिन लोग उदय से मिलने आते रहे। मुझे देखकर हर आने वाला कहता, अच्छा हुआ आप आ गई। पर 3 दिन में एक बार भी मेरे पति ने यह नहीं कहा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, तुम्हें बहुत याद कर रहा था मैं। उदय की हालत काबू में नहीं आ रही थी। अजय जी ने मुझे धीरे से कहा, भाभी जी, उदय भैया की हालत अच्छी नहीं लग रही है, आप जिसे चाहें खबर कर दे। मैं जब तक कुछ कहती या करती, उदय ने दम तोड़ दिया। वनीता फूट फूट कर रो रही थी। अजय जी उसे ढांढस बंधा रहे थे। मेरे तो जैसे आंसू ही सूख गए थे। इस पर क्या आंसू बहाऊं? जिस इंसान ने मुझे कभी अपना नहीं समझा, मेरे बेटे को अपना समझना तो दूर, उसका चेहरा तक नहीं देखा, मैं कैसे उस इंसान के लिए रोऊं? यह बात मेरी समझ से बाहर थी। जाने कितने लोग शोक प्रकट करने आ रहे थे। हर आदमी इतनी कम उम्र में इनके चले जाने से दुखी था, पर मैं जैसे जड़ हो गई थी। इतने लोगों को रोते देखकर मैं भी पत्थर हो गई थी। मेरे आंसू ना जाने क्यों मौन हो गए थे। सब कह रहे थे, मुझे गहरा शौक लगा है। इन दिनों उदय की सारी बुराइयां खत्म हो गई थी। हर व्यक्ति को उनकी अच्छाइयां याद आ रही थी। मैं खामोश थी। पिताजी का फोन मेरे मोबाइल पर कई बार आ चुका था। मैं उन्हें 1-2 दिन का काम और है बताकर फोन काट देती थी। 13वीं के बाद सबने अपना अपना सामान बांध लिया। मेरी उत्सुक निगाहें माला को ढूंढ रही थी। मीता से ही पूछताछ की तो बोली, उदय भैया का सारा पैसा अपने नाम करवाकर वह तो कभी की चली गई, जबलपुर छोड़कर। कहाँ है, कैसी है हम नहीं जानते, भला ऐसी औरतें रिश्ता निभाती हैं? जबलपुर से ट्रेन के चलते ही मैंने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे मैं किसी कैद से बाहर आ गई हूँ। जबलपुर की सीमा पार करते ही मुझे पहली बार एहसास हुआ
कि जबलपुर से मेरा रिश्ता सचमुच टूट गया है। अब मैं यहाँ क्यों आऊँगी? रिश्तों के दरकने का मुझे पहली बार एहसास हुआ। मैं फूट-फूट कर रो पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।